गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। नीट में एक से दो क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। हम पूरी एनसीईआरटी हाइलाइट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज। जो भी इंपॉर्टेंट होगा उन सबको हम डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन। हम पूरा एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब पूरा नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें से क्वेश्चन नहीं आते, जो बेकार की लाइनें हैं उनको हम स्किप आउट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं हमारे, वो हमारे उनको हम वो डी ब्लॉक के होते हैं। और जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे वो सारे के ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। तो इसका जवाब है नहीं। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे उसके लिए हमें क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है। तो उसमें पहले तो बात तो पार्शियली फिल्ड डी सबशेल होनी चाहिए। पार्शियली फिल्ड डी सबशेल होनी चाहिए, या तो वो एक्साइटेड स्टेट में हो या वो ग्राउंड स्टेट में हो। यानी कि D1 से लेके D9 तक होना चाहिए। D10 कन्फिगरेशन नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो पार्शियली फिल्ड डी सबशेल होनी चाहिए उसके अंदर। या तो एक्साइटेड स्टेट में पार्शियली फिल्ड हो जाए या ग्राउंड स्टेट में हो जाए, तो वो किस में कंसिडर कर लेंगे, हम उसे ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसिडर कर लेंगे। नाउ और इसको पूरा पढ़ लेते हैं। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जैसे कि जिंक, कैडमियम, मरकरी है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। ये इनका D10 कन्फिगरेशन मिलता है, भले ये डी ब्लॉक के अंदर आते हैं, लेकिन इनका जो कन्फिगरेशन है वो D10 कन्फिगरेशन है। इसलिए जो जिंक, कैडमियम और मरकरी होते हैं ना, वो हमारे क्या होते हैं, नॉन ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। अब जो टिपिकल डी ब्लॉक और ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनका कन्फिगरेशन क्या होता है, डी डी की पावर वन से लेके 10, और एस में 1 से लेके 2 तक इलेक्ट्रॉन फिल फुल होंगे। तो ये हमारा ट्रांजिशन मेटल या फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की कंडीशन हो जाएगी। नाउ एनसीईआरटी पे आते हैं हम हमारी। तो इसमें बता रखा है कि यहाँ पे कि जो हमारे डी ब्लॉक होता है उसमें 4 सीरीज होती है। एक तो होती है हमारी 3D सीरीज, एक होती है 4D, एक होती है 5D और एक होती है 6D। तो ये हमें सबको पता ही है। जो 3D होती है वो स्कैंडियम टू जिंक होती है। फिर स्कूटी यामाहा, जो स्कैंडियम के नीचे आता है, वो होता है यट्रबियम। तो यट्रबियम जो होता है ये कैडमियम तक होता है 4D सीरीज में। फिर 5D सीरीज में लैंथेनम से Hg मरकरी तक होता है, और 6D सीरीज में रदरफोर्डियम से कॉपरनिशियम तक होता है। तो पीरियोडिक टेबल इसमें काम आएगा कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये जो थ्री डी सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज होती है, ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सीरीज होती है। नाउ द टू सीरीज ऑफ द इनर ट्रांजिशन मेटल्स। अब इनर ट्रांजिशन मेटल यानी कि एफ ब्लॉक की बात हो रही है यहाँ पे। तो एफ ब्लॉक में दो सीरीज होती है, जो 4F और 5F जिसे हम बोलते हैं। तो जो 4F और 5F सीरीज होती है ना, जो एक चीज याद रखना कि जितने भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, वो सब हमारे थर्ड ग्रुप के मेंबर होते हैं। थर्ड ग्रुप के मेंबर होते हैं वो सारे, जितने भी एफ ब्लॉक के मेटल होते हैं। नाउ जो नेम पड़ा है ट्रांजिशन मेटल का, वो कहाँ से डराइव हुआ है, तो वो इससे डराइव हुआ है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है डी ब्लॉक के, मतलब जो ट्रांजिशन मेटल्स की होती है, वो ट्रांजिशनल होती है बिटवीन दोज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। वो बीच में होती है, मतलब कि आधी इससे मैच करी एस ब्लॉक से, आधी पी ब्लॉक से मैच करी। इस तरह से जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, वो ट्रांजिशनल होती है, इसलिए इनका नाम पड़ा ट्रांजिशन मेटल्स। अब अकॉर्डिंग टू IUPAC, ट्रांजिशन मेटल्स आर डिफाइंड एज मेटल्स which have incomplete d subshell either in neutral atom और इन देयर आयंस। तो जो हमने बात करी ली है, तो कि जो IUPAC के हिसाब से ट्रांजिशन मेटल वो होंगे जिनमें इनकम्प्लीट डी सबशेल होगा, या तो वो न्यूट्रल एटम में हो या फिर उनके आयंस में हो, या मतलब उनकी एक्साइटेड स्टेट में हो, इस तरह से। नाउ जिंक, कैडमियम और मरकरी ये ग्रुप 12 में आते हैं। इनके फुल D10 कन्फिगरेशन होता है। तो इसलिए ये ग्राउंड स्टेट में भी इनका D10 कन्फिगरेशन होता है, और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इनका क्या होता है, D10 कन्फिगरेशन होता है। इसलिए ये ट्रांजिशन मेटल के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे, इसलिए ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाते हैं, नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, अब हम उन्हें पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांजिशन मेटल्स डी ब्लॉक। तो अब हम इसकी स्टडी करने जा रहे हैं। जो हमने पढ़ रखा है, जो रोज ऑफ ट्रांजिशन मेटल होती है वो 3D, 4D, 5D और 6D होती है, तो हमने बात करी ली। और इनका टिपिकल कन्फिगरेशन क्या होता है, n-1 D की पावर 1 से लेकर 10, और NS 1 से लेकर 2। और लेकिन जो पैलेडियम होता है ना, उसमें कन्फिगरेशन देखा जाता है 4D10 5S 0। तो इसमें 5S एस में आने चाहिए थे 1 से लेके 2 तक, लेकिन इसमें 5S में आते हैं 0 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक्सेप्शन है कि पैलेडियम जो होता है ये डी ब्लॉक में आता है, ट्रांजिशन मेटल होता है ये, लेकिन फिर भी इसका जो कन्फिगरेशन है ना, वो क्या होता है 4D10 5S 0।
अब आप ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें 4d10 है तो इसमें फुल फिल्ड है, तो ये ट्रांजिशन मेटल में कैसे आ रहा है? तो भाई ये ग्राउंड स्टेट में फुल फुल स्टेट में मतलब फुल फिल्ड है इसमें। एक्साइटेड स्टेट में इसमें हाफ फिल्ड हो जा मतलब हाफ फिल्ड क्या मतलब कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता। तो ये बात है यहाँ पर। इसलिए ट्रांजिशन मेटल होता है और ये डी ब्लॉक में भी आता है। ये एक्सेप्शन एक तरह से इसमें 5s में 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ 0 लिखा है। 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो पैलेडियम जो है कॉन्फ़िगरेशन ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ जो n-1 स्टैंड्स फॉर द इनर d ऑर्बिटल्स व्हिच मे हैव 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड द आउटरमोस्ट ns ऑर्बिटल में हैव 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमने बात करी ली कि जो n-1 d ऑर्बिटल होता है उसमें 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और ns में 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ns में। Several exceptions because of very little energy difference of n-1d and s orbitals। तो ये सेवरल एक्सेप्शन ये जैसे पैलेडियम है ये एक्सेप्शन आते क्यों है? ये इसलिए आते हैं क्योंकि जो डी ऑर्बिटल है और जो एस ऑर्बिटल है उनमें जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना वो काफी कम होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट और डी एक्साइट करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे कन्फिग्रेशन में चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब हम आगे बात करते हैं जो क्रोमियम है और कॉपर है, इसमें क्या होता है। जो क्रोमियम है ना उसमें हमें 3d5 4s1 कन्फिग्रेशन मिलता है, ये वाला कन्फिग्रेशन नहीं मिलता है इसमें। और जो कॉपर है उसमें हमारा 3d10 और 4s1 कन्फिग्रेशन मिलता है, ये कन्फिग्रेशन नहीं मिलता। तो इसमें क्रोमियम में ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलता, ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा मिलता है 3d5 4s1। और कॉपर में हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलता और हमारा कॉन्फ़िगरेशन जो मिलता है वो है 3d10 4s1। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो क्रोमियम है ना वो 3d5 4s1 में जो इसमें 3d5 आ रहा है तो इसमें ये हाफ फील्ड स्टेबल हो जाता है, हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी वजह से इसमें एडिशनल स्टेबिलिटी मिल जाती है इसको। और ये जो कॉपर होता है ना इसमें क्या होता है, इसमें फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है d10, तो इसमें भी एडिशनल स्टेबिलिटी मिल जाती है, इसलिए ये दोनों जो है D5 और D10 में रहना पसंद करते हैं रेस्पेक्टिवली। नाउ यहाँ पे कुछ दे रखा है, टेबल दे रखी है जिसमें एटॉमिक नंबर, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये दे रखे हैं। तो इसमें अपन को सबकी याद नहीं करना है, कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लो, जैसे क्रोमियम का और कॉपर का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है, तो ये इसके याद कर लो। जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनिशियम के याद कर लो क्योंकि नॉन ट्रांजिशन मेटल्स है, तो ये सब आप याद कर लेना। नाउ the electronic configurations of outer orbitals of zinc, cadmium, mercury and copernicium, ये रिप्रेजेंट होते तो इसमें क्या बता रखा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है ना जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनिशियम के, ये इनका जनरल फॉर्मूलेशन फॉर्मूला जो होता है ना वो D10NS2 होता है। मतलब कि इनमें फुल फिल्ड होता है जो अपना डी ऑर्बिटल होता है, तो इनमें जो डी ऑर्बिटल है वो फुल फिल्ड होता है। इसकी वजह से ये ट्रांजिशन मेटल की कैटेगरी में नहीं आते। ये ना ही इनमें इनमें ग्राउंड स्टेट में भी फुल फुल होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट में भी D10 होता है। तो फिर इसलिए ये ट्रांजिशन मेटल के नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये बात हो गई। नाउ इन सम रेस्पेक्ट्स आयंस ऑफ अ गिवन D9 कॉन्फ़िगरेशन में ये बताया गया है कि जो D9 कॉन्फ़िगरेशन है मान लो, तो उसमें 1 से लेके n तक n 1 से लेके 9 तक n की वैल्यू है, तो वो सिमिलर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। क्योंकि वो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, सब सब ट्रांजिशन मेटल्स है, तो वो सिमिलर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। विद पार्टली फिल्ड d ऑर्बिटल्स दीज मेटल एग्जिबिट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं ये जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, जैसे कि वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस ये शो करते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर होता है ना, उसका भी डिस्कशन हम कर लेंगे आगे। तो उन सब में ये हेल्प करता है ट्रांजिशन मेटल्स। नाउ ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आल्सो एक्जिबिट कैटालिटिक प्रॉपर्टी एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करते हैं। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है ना वो अनपेड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से आता है। नाउ ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट नॉट जिंक। तो ये नीट 2013 का क्वेश्चन है कि इसमें पूछा गया है कि जो स्कैंडियम है वो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है लेकिन जिंक क्यों नहीं होता। तो इसका सिंपल सा जो आंसर है वो ये है कि जिंक एटम जो है उसमें कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें इन इट्स ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों में इसका जो है D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसकी वजह से ये नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, इसकी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह हम इसको नहीं देखते। नाउ सिल्वर एटम हैज, अभी ये टेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो फिर ये ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे हुआ? इसमें भी कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो इसमें जो है वो ग्राउंड स्टेट में कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है ना, इसमें एक्साइटेड स्टेट में तो इसमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट होता है।
नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ने जा रहे हैं अब इसकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिस्प्ले टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टी सच एज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो अलग अलग तरह की मेटेलिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, डक्टिलिटी यानी कि वायर्स में वायर बनाना, मेलिबिलिटी यानी कि थिन शीट्स में बनाना उनको, और हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ये शो करते हैं। और मेटेलिक लस्टर यानी शाइनी अपीयरेंस होता है इनका, किसका, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड मैंगनीज, they have one or more typical metallic structures at normal temperature। तो एक्सेप्शन है जैसे कि जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैंगनीज, इन चारों को छोड़कर इनका नॉर्मल टेम्परेचर पे टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है। तो ये बात याद रखनी है आपको। Now, the transition metals with the exception of zinc, cadmium and mercury are very hard and have low volatility। तो जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं ना, वो जिंक, कैडमियम, मरकरी, इन ये तीन एक्सेप्शन को छोड़ के काफी ज्यादा हार्ड होते हैं और काफी कम वॉलेटिलिटी होती है इनकी, यानी कि ये हार्ड होते हैं और ये आसानी से वॉलेटाइल नहीं करते। और इनकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं ना, ये काफी ज्यादा हाई होते हैं, क्योंकि जो वॉलेटिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट होता है। नाउ the high melting points of these metals are attributed to the involvement of greater number of electrons from n-1d in addition to the ns electron in the interatomic metallic bonding। तो इसमें ये बताया गया है कि जो हाई मेल्टिंग पॉइंट है ये क्यों आता है इन मेटल्स में। तो ये इसलिए आता है क्योंकि इसमें ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होता है n-1d के, इन एडिशन टू ns इलेक्ट्रॉन। ये दोनों मिलके ये डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलके इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग करते हैं, जिसकी वजह से इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। नाउ इन एनी रो द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ दीज मेटल्स राइज टू अ मैक्सिमम एट डी फाइव एक्स। तो इसमें क्या बताया गया कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना मेटल्स का, वो मैक्सिमम राइज करता है डी5 तक। तो जैसे कि ये देख रहे होंगे आप, ये डी5 तक मैक्सिमम गया मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन इसे कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि मैंगनीज और टेक्नीशियम। मैंगनीज और टेक्नीशियम में क्या होता है, ये फॉल कर जाता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि ये भी डी5 कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, लेकिन इनका जो है ये कम है मेल्टिंग पॉइंट। तो ये हमें ट्रेंड देखने को मिलता है मेल्टिंग पॉइंट का इन ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में। तो हमें देखते हैं कि ये डी5 पे जाके पीक अटेंड करता है, लेकिन कुछ जैसे मैंगनीज और टेक्नीशियम एक्सेप्शन है कि इनमें डी5 में कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये बात हो गई हमारी। नाउ स्टार पॉइंट हम कुछ पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होगा। और ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इन 3D सीरीज अगर हमें देखना है तो ये हमारा मैंगनीज से ज्यादा होता है, आयरन का फिर होता है वेनेडियम का, फिर होता है क्रोमियम का। इस तरह से ये ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है 3D सीरीज में। नाउ ट्रांजिशन मेटल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन एस ब्लॉक एलिमेंट। अब ये बात याद रखने की है कि जो ट्रांजिशन मेटल होता है ना, उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एस ब्लॉक मेटल से ज्यादा होता है। डी ब्लॉक के जो मेटल होते हैं ट्रांजिशन मेटल, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो एस ब्लॉक मेटल से ज्यादा होता है, क्योंकि वो मोर हार्ड होते हैं और उनमें इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होती है इस वजह से। नाउ unpaired electron per d orbital is particularly favorable for strong इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन। तो जो इसमें बताया गया कि जो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ना डी ऑर्बिटल में, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हमारा डी ऑर्बिटल है, इसमें हमारे 5 डब्बे होते हैं इस तरह से। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच। तो ये 5 डब्बे होते हैं, तो इनमें जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे ना, यानी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, उतना ही ज्यादा इनका इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन होता है। मतलब ये जितना इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, उतना ही ये फेवरेबल होंगे स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन के लिए। स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन के लिए फेवरेबल होंगे जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट होंगे। नाउ द फिलिंग ऑफ 4f, इसमें ऊपर वाले में कुछ ज्यादा इसमें काम का है नहीं, तो जो काम का है हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे। नाउ द फिलिंग ऑफ 4f बिफोर 5d ऑर्बिटल रिजल्ट्स इन अ रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अब इसमें बताया गया कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि फिलिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन बिफोर 5d इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होता है, अगर अपन 4f इलेक्ट्रॉन को पहले भर रहे हैं 5d इलेक्ट्रॉन से, तो 4f इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उनमें जो रिपल्शन फोर्स होता है वो काफी कम होता है। तो वो काफी आसानी से इलेक्ट्रॉन और जो न्यूट्रॉन, सॉरी जो न्यूक्लियस होता है ना, वो उसको काफी आसानी से बाइंड करके रखता है 4f इलेक्ट्रॉन को। तो उनको वो जाने नहीं देता, तो उनकी जो एटॉमिक रेडियस है ना वो श्रिंक कर जाती है, कम हो जाती है।
तो इससे क्या होता है, रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। तो इससे क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। नाउ जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है हमारा बढ़ता है, तो उससे साइज क्या होता है, हमारा कम होता है। नाउ अगर और ये किसकी बात है, अलोंग द पीरियड की बात है। अब हम देखते हैं, जो नेट रिजल्ट ऑफ द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज दैट द सेकंड एंड द थर्ड डी सीरीज। सेकंड एंड थर्ड डी सीरीज क्या होती है, तो एक तो हमारी फर्स्ट तो होती है 3D सीरीज, उसके बाद हमारी होती है 4D सीरीज, और उसके बाद हमारी होती है 5D सीरीज। तो ये तीन सीरीज होती है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो ये जो सेकंड और थर्ड की बात हो रही है, इसमें सेकंड थर्ड सीरीज कौन सी होगी, हमारी 4D और हमारी होगी 5D। तो इनमें हमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, जैसे कि एक ग्रुप है टाइटेनियम, जिरकोनियम और है हैफनियम। तो ये ग्रुप है एक, ये फोर्थ ग्रुप है। तो ये इसमें क्या होता है, ये थर्ड 3D में है टाइटेनियम, 4D में जिरकोनियम और 5D में है हैफनियम। तो ये हैफनियम और जिरकोनियम में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, और इनका साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो ये हमारा 4D और 5D में देखा जाता है क्या, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो जिरकोनियम और हैफनियम का साइज एग्जिबिट सिमिलर रेडियाई, तो इनका देखो 160 और 159 ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो हैव वेरी सिमिलर एंड फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है ना, वो भी काफी सिमिलर होती है। एंड मच मोर देन एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजुअल फैमिली रिलेशनशिप, मतलब कि इनमें काफी ज्यादा सिमिलरिटीज होती है। और ये हमारा नीट 2021 का क्वेश्चन है कि इनमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, सिमिलर रेडियाई प्रेजेंट होती है, मतलब इनकी रेडियस जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। नाउ इसमें इक्वल, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है हम देखते हैं। जो कॉपर होता है ना, वो कॉपर होता है, उसका जो एसआरपी होता है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है एसआरपी, वो जो कॉपर का होता है ना, वो प्लस में होता है 0.34। तो जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है, अगर उनको M+2 से M पर जाना हो, तो उनका जो एसआरपी होता है ना, वो नेगेटिव होता है सबका, लेकिन जो कॉपर है ना, उसका प्लस में होता है, +0.34। तो ये याद रखने वाली बात है। नाउ व्हाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट हायर एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि एग्जांपल में एनसीईआरटी के, कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो हायर एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन क्यों शो करते हैं। तो उसका सिंपल सा रीजन ये है, तो because of higher number of unpaired electrons in their atoms, they have strong interatomic attraction and hence stronger bonding between atoms, result in higher enthalpies of atomization। तो हमने पहले ही बात कर ली कि उनमें जो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ना डी ऑर्बिटल में, वो स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन के लिए फेवरेबल होते हैं, जिसकी वजह से जो एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन होता है ना, हायर, तो वो हायर हो जाता है, हायर एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन। यानी कि उनको एटम्स में ब्रेक करने की टेंडेंसी काफी ज्यादा हो जाती है, मतलब कि मतलब उनको ब्रेक करने की टेंडेंसी इतनी बढ़ जाती है कि अपन उनको काफी आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब ये बात होती है, क्योंकि उनमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन होता है। नाउ इस पैराग्राफ से नीट 2023 में क्वेश्चन भी आया था कि देयर इज एन इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग each series of the transition elements from left to right due to an increase in nuclear charge which accompanies the filling of the inner d orbitals। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी है ना, वो लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने से इंक्रीज करती है। जैसे कि हमारा पीरियड है, तो उसमें लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी है ना, वो इंक्रीज करती है। वो क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, ये आई और ये ई, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव के। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। तो इससे क्या होता है, जो हमारा जेड इफेक्टिव वो कैसे बढ़ता है, जेड इफेक्टिव मतलब इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो हमारा, जैसे हमारा न्यूक्लियर चार्ज, ये फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर तो बढ़ेगा ना, तो उसके साथ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगी। तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग बढ़ती है, और डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की जो रिपल्शन पावर होता है वो काफी कम होता है, जिसकी हेल्प से ये बहुत टाइटली बाउंडेड होते हैं, किससे, न्यूक्लियस से। तो ये इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है, मतलब इनको आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से निकालने की एनर्जी, मतलब न्यूक्लियस के सराउंड जो एनर्जी सेल्स है ना, उससे निकालने की एनर्जी, उस और उसको इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पे ले जाने की एनर्जी, उसे वो बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी।
तो वो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, मतलब अपन को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है किसी इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पे ले जाने के लिए। तो वो ज़्यादा कब होगी, तब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होगा। तो टाइटली बाउंड कब होगा, तो जैसे डी ऑर्बिटल है उसमें टाइटली बाउंड होता है, क्योंकि इसमें वीक रिपल्शन होता है इसमें, मतलब कि तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। तो इस कारण से तो इससे हमारा जेड इफेक्टिव भी बढ़ जाता है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है इससे हमारी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। तो इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ लेना। इससे क्वेश्चन आ चुका है नीट 2023 में, रिसेंटली आया है मतलब। नाउ द वेरिएशन इन आयनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग the variation in ionization energy along a series of transition elements is much less in comparison to the variation along a period of non-transition elements। तो जो वेरिएशन देखने को मिलता है ना आयनाइजेशन एनर्जी में, कि लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट में काफी कम दिखता है वेरिएशन, एज कम्पेयर टू नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो। नाउ ये आगे बढ़ते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट है वो हम सब डिस्कस करेंगे। नाउ द थ्री टर्म्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी आर। तो इसमें क्या बता रखा है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो किस पे डिपेंड करती है, वो कौन सी तीन टर्म है जिस पे आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो हमारी डिपेंड करती है। तो वो किस पे डिपेंड करती है हम ये देखने जा रहे हैं। अट्रैक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से कितना ज्यादा टाइटली बाउंडेड है उस पर डिपेंड करती है। रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द एक्सचेंज एनर्जी, तो जो रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो कितना है, और एक्सचेंज एनर्जी होती है ना उस पर भी आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। तो उस पर कैसे डिपेंड करती है वो भी हम देखते हैं। एक्सचेंज एनर्जी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ एनर्जी स्टेट। Exchange energy is approximately proportional to the number of possible pairs of parallel spins in the degenerate orbitals। तो जो एक्सचेंज एनर्जी होती है ना वो रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ एनर्जी स्टेट, क्योंकि जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है ना, लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी है वो इंक्रीज द स्टेबिलिटी, क्योंकि अपन को पता है अगर कोई हायर एनर्जी पे है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। लेकिन किसी की एनर्जी कम है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। और जो जितने भी काम है दुनिया में वो स्टेबिलिटी के लिए होते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि जो एक्सचेंज एनर्जी होती है उनका जो लॉस होता है, तो अगर एनर्जी का लॉस होगा तो तो उससे एक्सचेंज एनर्जी का लॉस होगा तो उससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो वो अपने, जैसे कोई एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस है, मान लो कोई न्यूक्लियस है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, काफी सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो शेल्स में घूम रहे हैं। तो अगर वो एटम जो है वो स्टेबल होगा, क्योंकि उसमें लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी हुई है तो वो स्टेबल हो गया, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ी एक्साइट करवाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी, क्योंकि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ एनी एटम। अगर जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो जो स्टेबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और स्टेबिलिटी कब ज्यादा होगी, तब लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी होगा। तो लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी। नाउ देयर इज नो लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी एट D6 कॉन्फ़िगरेशन। जो D6 कॉन्फ़िगरेशन होता है ना उसमें एक्सचेंज एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो D6 कॉन्फ़िगरेशन जैसे हम, अब इसमें एक एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। जैसे कि यहाँ देखो आप, Fe+2 है, इसमें जो है हमारा D6 कॉन्फ़िगरेशन होता है। और जो Mn+2 है उसमें हमारा D5 3D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसलिए जो है हमारा जो क्या होगा, Fe+2 है उसमें D6 कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसमें एक्सचेंज एनर्जी का लॉस पॉसिबल नहीं है। देयर इज नो लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी एट D6 कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एक्सचेंज एनर्जी का लॉस हो ही नहीं रहा। तो स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी भी नहीं बढ़ेगी, तो उसकी आयनाइजेशन क्या हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो Fe+2 की आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है ड्यू टू D6 कॉन्फ़िगरेशन, और Mn+2 की Fe+2 से ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे हेंस ionization energy of Fe+2 is lower than the Mn+2। और हम इसको अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि we can say that the third ionization enthalpy of Fe is lower than that of Mn। तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Fe मतलब कि Fe+2 की आयनाइजेशन एनर्जी, सिंपल सी बात है। तो ये जो होती है ये Mn+2 से ज्यादा होती है, ठीक है। नाउ आगे, द लोएस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज मेटल्स इज +2। तो जो हमारा 3D सीरीज होती है ना उसमें जो मेटल प्रेजेंट होता है, जितने भी जो जो हमारी 3D सीरीज के मेटल्स होता है उनमें जो लोएस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन स्टेट देखा गया है ना, लोएस्ट और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वो देखा गया है +2। तो ज्यादातर जो मेटल होते हैं ट्रांजिशन सीरीज के उनमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो जैसे कि ये है, स्कैंडियम में तो +3 है, ये तो एक्सेप्शन है। बाकी सब में देखो, इसमें +2, 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 और इसमें भी +2 होता है। कॉमन में देखो इसमें +2 आता है, हायर में आता है लेकिन थोड़ा सा, और इसमें +2।
तो स्कैंडियम को छोड़ के सब में +2 होता है। यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने, एक्सेप्ट स्कैंडियम एंड कॉपर। कॉपर में क्या होता है, +1 होता है ना लोअर में। तो अगर हायर में देखा जाए तो उसमें +2 होता है परसेंट, लेकिन लोएस्ट में क्या +1 होता है इसमें। तो अब यहाँ पे देखो इस टेबल में क्या बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये ये तो स्कैंडियम की तो बात होगी कि ये स्कैंडियम जो होता है ये एक्सेप्शन होता है, इसमें +2 नहीं होती। नाउ Mn+2 जो होता है ना उसमें, सॉरी Mn मैंगनीज जो होता है उसमें +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7 लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D सीरीज जो प्रेजेंट होती है ना वो Mn में होती है, मैंगनीज में होती है। इसमें अलग अलग तरह की वेरिएबल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट होती है, +2 से लेके +7 तक वेरी करती रहती है। और इसमें मोर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात हो गई हमारी। नाउ इन पी ब्लॉक अगर हम जाएंगे तो डाउन द ग्रुप जाने पे स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ना वो इंक्रीज करती है। मतलब कि देखो अगर पी ब्लॉक की हम बात करें तो बोरोन ले लिया हमने, मान लो बोरोन एल, ये मान लो एल्यूमिनियम बनाया मैंने, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम, ये सॉरी ये आई मान लो, इसे आई इंडियम, और ये हो गया हमारा थैलियम। तो इसमें क्या होता है, नीचे अपन जैसे जाते रहते हैं तो फिर लोअर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ना उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। मतलब जैसे इन बोरॉन में होता है हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो नीचे जाते रहेंगे ना हम, तो नीचे जाते जाते +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ना थैलियम में वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू +3। तो थैलियम जो है वो +1 में एग्जिस्ट करता है। तो पी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज करेगी, लेकिन हम डी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज करेगी। नाउ ये हमने पढ़ी लिया कि मैंगनीज एग्जिबिट ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 टू +7, हमने टेबल में देख लिया था ये तो। नाउ टाइटेनियम 4 जो होता है, टाइटेनियम +4 इज मोर स्टेबल देन टाइटेनियम 3 एंड टाइटेनियम 2। नाउ द ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इज +2, नो डी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। तो जो जिंक में जो ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट होती है ना वो +2 होती है। नाउ the variability of oxidation states, a characteristic of transition elements, arises out of incomplete filling of d orbitals in such a way that their oxidation states differ from each way by unity. तो this in contrast with the variability of oxidation state of non-transition elements where oxidation state normally differ by an unit of 2। तो उसमें ये बताया गया है कि जो oxidation state है उसमें जो difference आता है, जैसे कि हमारा कोई वेनेड, जैसे हमने वेनेडियम है तो वेनेडियम में जैसे +2 है, फिर +3 है, फिर +4 है, फिर +5 है। तो इस तरह से एक एक ऑक्सीडेशन स्टेट में एक एक यूनिट का डिफरेंस आता है। लेकिन जो हमारा नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ना जैसे कि एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट, उसमें डायरेक्टली 2 यूनिट का डिफरेंस आता है ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये हमारा डिफरेंस होता है इन बिटवीन ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसमें 1 यूनिट का डिफरेंस आता है ऑक्सीडेशन स्टेट में, और जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है उसमें 2 यूनिट का डिफरेंस आता है इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ the low oxidation state है are found when the complex compound has ligands capable of pi acceptor character in addition to the sigma bonding। तो इसमें भी बताया गया है कि जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना ये मिलती है उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जिसमें लिगेंड प्रेजेंट होता है और वो पाई एक्सेप्टर की तरह काम करता है, जैसे कि सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है ना, वो उस तरह का। उसमें क्या होता है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, जैसे कि ये हमारा एग्जांपल दे रखा है टेट्रा कार्बोनिल निकल और ट्राई कार्बोनिल आयरन। इसमें क्या होता है, हमारा लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है निकल की और हमारे आयरन की, और वो कितनी होती है, जीरो होती है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। नाउ नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमें एक ट्रांजिशन एलिमेंट बताना है जो कि डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को एग्जिबिट नहीं करता, मतलब जिसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट नहीं होती, वो कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो सिंपल सी बात है, वो स्कैंडियम है हमारा, जिसमें क्या है, हमारा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट नहीं होती, वो ओनली +3 में एग्जिस्ट करता है। ये हमने पढ़ा था टेबल में कि जो वो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कौन, हमारा स्कैंडियम। नाउ आगे हम बढ़ते हैं। कॉपर हैविंग अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अकाउंट्स फॉर इट्स इनेबिलिटी टू लिबरेट H2 फ्रॉम एसिड्स। तो हमने बात करी थी जो कॉपर होता है उसका SRP क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो पॉजिटिव होता है, हमने टेबल में देखा था ऊपर। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें उसकी इनेबिलिटी होती है कि वो H2 गैस नहीं निकाल पाता एसिड से। तो ये स्टेटमेंट डायरेक्ट याद कर लो, इसका कोई लॉजिक नहीं है। जो कॉपर है ना उसका जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है तो वो हाइड्रोजन गैस निकाल नहीं पाता एसिड से। Only oxidizing acids, nitric and hot concentrated sulfuric react with copper।
सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स होते हैं जैसे कि नाइट्रिक एंड हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक, यही कॉपर से रिएक्ट करता है, द एसिड बीइंग रिड्यूस, और रिड्यूस हो जाता है फिर कॉपर से रिएक्ट करके। अब ये बॉक्स मैंने बना रखा है, इसमें देखो क्या लिखा है, 3D सीरीज होती है, इसमें कॉपर हैज पॉजिटिव एसआरपी वैल्यू, जो कॉपर +2 से कॉपर जाने की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव में होती है, प्लस 0.34 वोल्ट, while other elements of 3D series have negative SRP, प्लस m+2 से m जाने पे नेगेटिव SRP होता है बाकी सबका 3D सीरीज में। और कॉपर कैन नॉट लिबरेट H2 फ्रॉम एसिड, जो कॉपर होता है ना वो H2 गैस लिबरेट नहीं कर पाता फ्रॉम एसिड, ये हमें याद रखना है। और ये E- किसको शो करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, ये साइन आया था ना E-, यहाँ पर, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है ना। Why is copper plus chromium plus 2 reducing and Mn+3 oxidizing? अब ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जांपल में एनसीईआरटी के, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जांपल में पूछा गया, इसमें रिपीट होता रहता है एग्जांपल क्वेश्चन एनसीईआरटी के, केमिस्ट्री में तो स्पेशली। नाउ जो क्रोमियम प्लस टू होता है ना वो रिड्यूसिंग होता है, और जो मैंगनीज +3 होता है वो ऑक्सीडाइजिंग होता है, तो ऐसा क्यों होता है ये बताना है हमें। तो जो क्रोमियम प्लस टू होता है वो रिड्यूसिंग होता है क्योंकि, ये अभी इसको समझो आप, मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे, कि जो क्रोमियम प्लस टू होता है वो क्रोमियम प्लस 3 में चल जाता है, D4 से डायरेक्ट D3 में चल जाता है। जो क्रोमियम प्लस टू होता है ना वो D4 कॉन्फ़िगरेशन का होता है, और जो क्रोमियम प्लस 3 होता है वो D3 का होता है। तो D3 जो होता है ना वो T2G हाफ फिल्ड होता है, और T2G हाफ फिल्ड मतलब स्टेबल हो गया वो। तो इसलिए जो क्रोमियम प्लस टू होता है ना क्रोमियम +3 में चल जाता है, यानी खुद का ऑक्सीडेशन करता है +2 से +3, तो सामने वाला क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, तो एक तरह से किसकी तरह एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। इसलिए जो क्रोमियम +3 है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और जो हमारा मैंगनीज +3 होता है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो क्यों होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जो मैंगनीज +3 है ना वो खुद का रिडक्शन करता है, और +3 से +2 में चल जाता है, क्योंकि जो +3 जो होता है वो D4 में होता है, और +2 जो होता है D5 में होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐड करके D5 में चल जाता है, जो कि हाफ फील्ड स्टेबल होता है। इसलिए ये खुद का रिडक्शन करता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो उसमें यही देखा था कि जो क्रोमियम +2 होता है वो रिड्यूसिंग होता है, और जो मैंगनीज +3 होता है ना वो हमारा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग होता है, ड्यू टू दीज रीजंस। नाउ आगे बढ़ते हैं हम। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर्स आर अचीव्ड इन टेट्राहेलाइड्स, जो जो टेट्राहेलाइड्स होते हैं और जो पेंटाहेलाइड्स होते हैं और जो हेक्साहेलाइड्स होते हैं, इनमें हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिलती है। Beyond manganese, no metal has a trihalide except Fe(X3) and cobalt F3। तो मैंगनीज के बियॉन्ड नो मेटल हैज अ ट्राईहेलाइड, मैंगनीज के अलावा कोई भी मेटल के पास ट्राईहेलाइड नहीं होता, एक्सेप्ट, इसके एक्सेप्शन है आयरन और कोबाल्ट। कोबाल्ट और आयरन के होते हैं ना, इनके हमारे ट्राईहेलाइड बन सकते हैं, मैंगनीज के बनते हैं और हमारे आयरन और कोबाल्ट के बन जाते हैं, ठीक है। Now the ability of fluorine to stabilize the highest oxidation state is due to the higher lattice energy, as in case of cobalt tetrafluoride, or higher bond enthalpy terms for the higher covalent compounds, example vanadium pentafluoride and chromium hexafluoride। तो इसमें बताया गया कि जो फ्लोरीन है ना वो इतनी ज्यादा, मतलब कि कैसे बॉन्डेड हो जाता है, मतलब कि सबके साथ, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बनाता है किसी भी मेटल की, तो ये बात है। तो ऐसा क्यों है, जो फ्लोरीन होता है ना हमारा वो उसमें हा, हा, हायर लेटिस एनर्जी होती है, जिसकी वजह से उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है वो अच्छी होती है, जिसकी वजह से वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है मेटल्स की, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और ट्राईहेलाइड पेंटाहेलाइड, तो यही कारण है कि हायर लेटिस एनर्जी वगैरह होने की वजह से फ्लोरीन जो है वो हायर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है मेटल्स की। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन भी आया हुआ है नीट 2023 से इस पॉइंट पे कि, अब ये नया पॉइंट है कि जो स्टेबिलिटी होती है ना aqueous सॉल्यूशन में, वो कॉपर +2 की ज़्यादा होती है देन कॉपर+। तो aqueous सॉल्यूशन में कॉपर+2 की स्टेबिलिटी जो है वो कॉपर+ से ज़्यादा होती है, ये हमें डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है, मतलब कॉपर 2 हैलाइड जो होते हैं ना आर नोन, ऑल कॉपर 2 हैलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट फॉर आयोडाइड। मतलब जो कॉपर+2 है ना उसके सारे हेलाइड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आई आयोडीन के साथ उसका कोई हेलाइड प्रेजेंट नहीं होता, वो इसलिए क्योंकि जो कॉपर+2 है ना वो आयोडीन के साथ रिएक्शन करके I- को I2 में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन दे रखी है हमारी, कॉपर+2 को हमने I- से रिएक्ट कराया तो हमारा Cu2I2 बन गया कॉपर। तो इससे हमारा जो, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो Cui लिख सकते हैं। तो मतलब जो कॉपर है वो कॉपर 1 हेलाइड बना है, यहाँ पे कॉपर 2 हेलाइड नहीं बना। तो हमारा जो अ, हमारा जो
कॉपर टू हैलाइड है वो सब सब में मिलता है, लेकिन आयोडीन में नहीं, आयोडाइड के फॉर्म में नहीं मिलता कॉपर हैलाइड। तो ये हमारी बात हो गई। मैनी कॉपर वन कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन aqueous सॉल्यूशन एंड अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो उसका रीजन आ सकता है कि जो कॉपर प्लस वन हमने देखा ना, यहाँ पे कॉपर प्लस टू ज्यादा होता है, स्टेबल होता है देन कॉपर प्लस वन। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कॉपर प्लस वन है ना कंपाउंड, वो अनस्टेबल होते हैं इन aqueous सॉल्यूशन एंड वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को प्रोसीड कर देते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन इस रिएक्शन करते हैं जिसमें वो कॉपर प्लस टू और कॉपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ नाउ हम देखते हैं जो एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है टू स्टेबलाइज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये एक्सीड्स देन दैट ऑफ फ्लोरीन। तो हमने देखा था कि फ्लोरीन जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को फेवरेबल करता है बाय देयर हायर लेटिस एनर्जी, इन सब की वजह से। तो एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है ना, वो फ्लोरीन से भी ज्यादा होती है टू स्टेबलाइज दीज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन है वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है उसके पास, मल्टीपल बॉन्ड्स को वो फॉर्म करता है टू मेटल्स मेटल्स के साथ। तो इसकी वजह से क्या होता है, इट एक्सप्लेन्स इट्स सुपीरियरिटी, इसलिए वो सुपीरियर होता है देन फ्लोरीन। नाउ हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर? तो इसमें पूछा गया है कि इन तीनों की ऑक्सीडाइजिंग पावर ये इस तरह से इनका ऑर्डर है, तो ऐसा क्यों है? तो इसका सिंपल सा कारण ये है कि जो MnO4 माइनस है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब वो खुद दो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो MnO4 माइनस रिड्यूस होकर Mn+2 में जाता है, Cr2O7-2 रिड्यूस होकर Cr+3 में जाता है, और VO2 प्लस रिड्यूस होकर V+4 में जाता है। तो इसमें ये देखा गया है कि जिसमें MnO4 माइनस में ये +7 में होता है, तो ये +7 से डायरेक्ट +2 में आता है, तो इसमें 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो और इसमें Cr2O7-2 में ये +6 में होता है, और ये फिर +6 से +3 में आता है, उसमें 3 का डिफरेंस आ रहा है। और ये +5 ये 5 में होता है, तो इसमें 5 से 4 आ रहा है, तो उसमें 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो जो डिफरेंस है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो MnO4 माइनस है वो स्टेबल देन Cr2O7-2 एंड Cr2O7-2 स्टेबल देन VO2 प्लस। नाउ आगे देखते हैं हम। Mn+3 एंड कोबाल्ट+3 आयंस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन aqueous सॉल्यूशन। ये डायरेक्ट याद करने वाला पॉइंट है। नाउ आयंस टाइटेनियम+2, वेनेडियम+2 एंड क्रोमियम+2 आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड विल लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड। तो जो टाइटेनियम+2, वेनेडियम+2 और क्रोमियम+2 जो होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और ये हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो ये हमें याद रखना है। जैसे इसमें रिएक्शन में दे रखा है, जैसे क्रोमियम+2 है वो H+ यानी कि एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन मतलब कि एसिड से रिएक्ट करके हमारा हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं इस तरह से। नाउ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम पढ़ने जा रहे हैं अब, कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर रेपेल्ड बाय अप्लाइड फील्ड। तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जीरो होता है, उनमें सब पेयर्ड होते हैं। तो उनमें जो होता है अगर उनको हम फील्ड में रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। और जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं ना, वो अट्रैक्टेड होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। और जो अगर वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करे तो उन्हें हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। और फेरोमैग्नेटिक जो होता है ना, वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म होता है, मतलब कि अगर पैरामैग्नेटिज्म का पैरामैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाती जाए ना, तो फेरोमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो सकता है। तो जो फेरोमैग्नेटिक है वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म होता है। नाउ पैरामैग्नेटिज्म अराइजेस फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो पैरामैग्नेटिज्म है ना, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर बढ़ेगा। तो म्यू, अब म्यू क्या होता है यहाँ पे, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब कि म्यू क्या होता है हमारे यहाँ पे, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है कि इसमें कितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको दर्शाता है ये। तो मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू को बोलते हैं, और उसमें अंडर इसका फॉर्मूला होता है √n n+2। तो मैग्नेटिक मूवमेंट अगर किसका निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है √n × n+2, जिसमें n की वैल्यू क्या होती है, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट एलिमेंट और आयन। और जो म्यू होता है वो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, और इसकी जो यूनिट होती है ना, वो होती है बोहर मैग्नेटॉन BM। ये फॉर्मूला काफी पहले पूछा गया हुआ है नीट में, तो इस पे आप फोकस बना सकते हैं। नाउ अगर हमारा अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो उसको अगर हम फॉर्मूला में डालेंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो आएगा वो जीरो आएगा। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन वन है तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो आएगा वो 1.73 आएगा। अगर टू है तो 2.8 के समथिंग आएगा, थ्री है तो 3.8 के समथिंग, फोर है तो 4.9 और फाइव है तो 5.9। तो इस तरह से अपन याद कर सकते हैं कि वन है तो वन के आगे 1.7 कर दो, टू अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 2.8, या फिर थ्री है तो 3.8, और फोर है
तो 4.9 और 5 है तो 5.9, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और फिर फॉर्मूला तो दिया ही हुआ है, हम फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं इसमें। जैसे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए हमने फॉर्मूले में डाला √5 इंटू 5+2, तो 5.92 bm हमारा आ गया मैग्नेटिक मोमेंट। तो इस तरह से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ आगे, तो अगर तो हम सेशन में आगे बढ़ते हैं उससे पहले बता दूं कि अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी मेहनत से आपके लिए अरेंज करें और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। नाउ, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। तो इसमें कलर्ड आयंस का फॉर्मेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें आप सिंपल सी ये चीज़ याद रखो, कलर ऑफ ट्रांजिशन होता है वो कलर ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन आता है। ट्रांजिशन में कलर मतलब डी ट्रांजिशन कलर आता है। और इलेक्ट्रॉन इसमें कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन जो जंप करते हैं फ्रॉम वन सेट ऑफ डी ऑर्बिटल टू अनदर सेट। तो जो डी ऑर्बिटल का वन सेट है उससे अनदर सेट में जैसे इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे तो उसकी वजह से हमारा कलर कलर फॉर्मेशन होता है। और इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होने चाहिए, वो हमारे कलर शो करता है। जो D0 D10 कन्फिगरेशन होता है ना, अ, वो कलरलेस होते हैं हमारे। D0 D10 कन्फिगरेशन जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, यानी कि इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होनी चाहिए तभी हम कलर शो कर पाएंगे। तो ये बात हो गई। इसमें हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी लेवल से अगर हायर एनर्जी लेवल की तरफ एक्साइट होता है तो एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन जो है वो कॉरस्पेंडिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। जो फ्रीक्वेंसी जनरली लाइज इन द विजिबल रीजन। तो जो फ्रीक्वेंसी है जो है कलर्ड कंपाउंड, कलर्ड आयंस की, कलर्ड कंपाउंड्स की, ये हमारे विजिबल रीजन में लाई करती है, जिसकी वजह से जो कलर ऑब्जर्व्ड कॉरेस्पॉन्ड्स टू द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब। जो कलर जो लाइट जिस कलर का एब्जॉर्ब करती है ना वेवलेंथ, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कलर आता है ना वो कलर वो रिफ्लेक्ट करती है, वो कलर हमें दिखता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड इज डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ लिगेंड। जो जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उस तरह से, मतलब कि लिगेंड के ऊपर भी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब वो डिपेंड करता है। नाउ, the transition metals form a large number of complex compounds. This is due to the comparatively smaller sizes of the metal ions, their high ionic charges and the availability of d orbitals for bond formation. तो इसमें बताया गया कि जो ट्रांजिशन मेटल होता है ना, ये फॉर्म करता है लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका जो क्योंकि इसमें जो मेटल होते हैं ना उनके जो साइज होते हैं ना वो स्मॉल होते हैं। स्मॉल साइज ऑफ मेटल आयंस, देयर हाई आयनिक चार्जेस, और जो आयनिक चार्जेस होते हैं वो काफी हाई होते हैं, ज्यादा होते हैं। और अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, और बॉन्ड फॉर्मेशन के में डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से लिगेंड और मेटल के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो सके। तो इस वजह से भी ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ, अब हम कैटालिटिक प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। तो जो हमारे इसमें सिंपल सा हमें ये याद करना है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी शो करता है। जैसे कि जो हमारा कांटेक्ट प्रोसेस होती है, उसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो होता है वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। जो हेबर्स प्रोसेस होती है, हेबर्स प्रोसेस मतलब फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जो प्रोसेस होती है ना, उसमें आयरन जो है वो हमारा कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। और जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होती है उसमें हमारा निकल जो है वो हमारा कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। जो तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट है वो कैटलिस्ट की तरह भी काम आते हैं। नाउ, तो एनसीईआरटी के नेक्स्ट पैरा में बोलता है कि जो बिकॉज द ट्रांजिशन मेटल आयंस कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दे बिहेव मोर इफेक्टिव एज कैटलिस्ट। तो ये ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं ये इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज करता रहता है। क्योंकि एनएस मतलब कि एस और डी ऑर्बिटल जो होता है ना उसमें हमारे एनर्जी डिफरेंस काफी कम होता है। इसकी वजह से एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन चलता रहता है और उनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट होता है। तो इसकी वजह से हमारे ये जो है वो मोर इफेक्टिव एज कैटलिस्ट, तो ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं रिएक्शंस में। जैसे कि हमारा आयरन थर्ड है Fe+3, वो भी कैटलाइज करता है रिएक्शंस बिटवीन द आयोडाइड एंड परसल्फेट आयंस। जैसे कि आयोडाइड और परसल्फेट आयन है, ये H2O8-2, ये परसल्फेट आयन होता है। तो इनके बीच में भी रिएक्शन को ये कैटलाइज करता है कौन, हमारा Fe+3। तो इधर Fe+3 आके बैठ जाता है, इधर मान लो ये Fe+3 है। तो Fe+3 आके बैठ जाता है, जिसकी वजह से हमारा ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है। नाउ, हम फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते क्या है पहली बात तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर दोज व्हिच आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन एंड और नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल्स। तो इस इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है, जैसे कि मान लो हमारे ये एक मेटल है जिसके बहुत सारे एटम प्रेजेंट है
इस तरह से मान लो मैं कुछ एटम बना लेता हूँ उसके। तो इस तरह से इसके एटम प्रेजेंट है। सॉरी। तो इनके बीच में कुछ वॉइड प्रेजेंट होता है, कुछ जगह प्रेजेंट होती है। इन जगहों पे क्या होता है, हमारे हाइड्रोजन कार्बन या नाइट्रोजन, जिससे हम HCN से याद कर सकते हैं। HCN क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन साइनाइड होता है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन का मतलब हाइड्रोजन साइनाइड नहीं है, ये अलग अलग है। इन तीनों में से कोई एक आके इन इंटरस्टिशियल वॉइड जो होते हैं ना, इनमें फिल हो जाता है, इनमें ट्रैप हो जाता है। जिसकी वजह से जो क्रिस्टल लैटिस है मेटल्स का, ये क्या होता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन जाता है इससे हमारा। इंटरस्टिशियल मतलब कि बीच में, तो इनके बीच में आके ट्रैप हो जाता है ना, जिससे हमारा इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ दे आर यूजुअली नॉन स्टोइक्योमेट्री एंड आर नाइदर टिपिकली आयनिक नॉर कोवेलेंट। ये जो हमारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं ना, वो ना तो आयनिक होते हैं ना ही कोवेलेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल जैसे दे रखे हैं, जैसे कि TiC मतलब टाइटेनियम कार्बाइड, ये Mn4n, हमारा Fe3H, BH0.56 एंड टाइटेनियम H1.7। ये याद कर लेना कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड के एग्जाम्पल है हमारे। तो अब केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज कंपाउंड्स क्या होती है। तो ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, ये हैव दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। इनमें जो मेल्टिंग पॉइंट है काफी ज्यादा होता है, हाईएस्ट देन दोज ऑफ प्योर मेटल। जो प्योर मेटल होते हैं ना, उनसे ज्यादा होता है ना। ये वेरी हार्ड होते हैं। इस सम बोराइड जो होते हैं ना, ये अप्रोच कर जाते हैं डायमंड इन हार्डनेस। ये डायमंड तक पहुंच जाता है हार्डनेस के मामले में। कुछ बोराइड्स जो होते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं ना बोराइड्स, वो डायमंड तक इतनी हार्ड हो जाते हैं कि वो डायमंड जितने हार्ड हो जाते हैं। तो और ये रिटेन करते हैं मेटेलिक कंडक्टिविटी, मतलब ये मेटेलिक कंडक्टिविटी भी होती है इनके अंदर, मेटेलिक कंडक्टिविटी। एंड दे आर केमिकली इनर्ट, ये केमिकली जो होते हैं इनर्ट होते हैं। नाउ अलॉय फॉर्मेशन क्या होता है। अलॉय इज अ ब्लेंड ऑफ मेटल्स प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द कंपोनेंटल कंपोनेंट्स। अलॉय जो होता है, ये होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशन होता है इन विच द एटम्स ऑफ वन मेटल आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली अमंग द एटम्स ऑफ द अदर। तो जो इसमें क्या होता है, होमोजीनियस सॉलिड फॉर्मेशन होता है, सॉलिड सॉल्यूशन होता है, जिसमें एटम ऑफ वन मेटल होता है और एक एटम ऑफ सेकंड मेटल, ये आपस में मिक्स हो जाते हैं और इस तरह से ये अलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ हम कुछ अलॉय पढ़ने जा रहे हैं। पहले बात तो ये अलॉय जो होते हैं ये हार्ड होते हैं और ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। नाउ फेरस अलॉयज क्या होता है हमारे, क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम एंड मैंगनीज। ये आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ स्टील्स एंड स्टेनलेस स्टील। तो ये याद रखना है हमें कि ये सब मिलके स्टेनलेस स्टील का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ अलॉयज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स विद नॉन ट्रांजिशन मेटल्स सच एज ब्रास, कॉपर एंड जिंक एंड ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टिन आर आल्सो ऑफ कंसिडरेबल इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। तो हमें ये याद रखना है कि इसमें जो ब्रास होता है ना, कॉपर और जिंक से मिलके बनता है। कॉपर एंड जिंक अलॉयड टू फॉर्म ब्रास। नाउ कॉपर एंड टिन अलॉयड टू फॉर्म ब्रोंज। जो कॉपर और टिन होते हैं ना, वो ब्रोंज बनाते हैं मिलके। तो ये अलॉय फॉर्मेशन हो गया हमारा। नाउ व्हेन अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट, तब ये पूछा है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो व्हेन अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स लेस स्टेबल रिलेटेड टू द अदर ऑक्सीडेशन स्टेट, वन हायर वन लोअर। जैसे मान लो कुछ में एग्जांपल दे रखा है हमें कि जो मैंगनीज है, उसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, वो अनस्टेबल होती है देन इसकी +7 और +4 स्टेट से। तो इसलिए ये जो Mn जो है अगर ये +6 में होता है ना, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट होके +7 और +4 बना देता है हमारा। तो +6 ऑफ Mn इज लेस स्टेबल देन +7 एंड +4। तो ये हमें याद रखना है। नाउ Cu+ आयन इज नॉट स्टेबल इन aqueous सॉल्यूशन। तो ये वाई ऐसा क्यों होता है कि Cu+ आयन जो है वो aqueous सॉल्यूशन में स्टेबल नहीं होता। तो इसका सिंपल सा कारण ये है कि जो Cu+2 आयन है ना, ये ज्यादा स्टेबल होता है। ये ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो इसके पास मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है ना, वो इसकी मोर नेगेटिव होती है देन Cu+। इसकी मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। तो ये हमें याद रखने वाला पॉइंट है। नाउ नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं दीज ऑक्साइड्स, जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऑक्साइड होते हैं, ये जनरली फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। ये मेटल और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बनते हैं एट हाई टेम्परेचर। और ये बनते हैं एमओ टाइप के ऑक्साइड बनते हैं, क्योंकि ये भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कॉमनली +2 मिलती है इसमें, एक्सेप्ट स्कैंडियम सब में +2 मिलती है। और ऑक्सीजन -2 में होता है, तो इनमें एमओ तरह का ऑक्साइड बनता है। एमओ
नाउ एज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इंक्रीजेस आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो मेटल का इंक्रीज करता है ना, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। इन केस ऑफ मैंगनीज Mn2O7 इज अ कोवेलेंट ग्रीन ऑयल। मैंगनीज के केस में जो Mn2O7 है ना, ये याद करना, कोवेलेंट ग्रीन ऑयल होता है। कोवेलेंट ग्रीन ऑयल होता है ये। और इवन CrO3 एंड V2O5 हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। ये सब याद करने का टॉपिक है। इन दीज हायर ऑक्साइड्स द एसिडिक कैरेक्टर इज प्रीडोमिनेंट। ये सब याद करने का टॉपिक है, ठीक है। अब हम पढ़ने आ रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है? तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल होता है, जो लेदर इंडस्ट्री में यूज आता है। मतलब कि चमड़े जो बनता है ना, उसकी इंडस्ट्री में पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज आता है। एंड एज एन ऑक्सीडेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेनी एजो कंपाउंड। और एजो कंपाउंड की प्रिपरेशन के लिए भी एज ऑक्सीडेंट ये यूज आता है। जो डाइक्रोमेट होता है जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेट। जो डाइक्रोमेट है ये क्रोमेट से बनता है। और ये क्रोमेट है वो बनता है बाय फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट और विद सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट इन फ्री एक्सेस ऑफ एयर। तो जो क्रोमाइट और है हमारा FeCr2O4, तो ये FeCr2O4 का सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया हमने एयर के प्रेजेंस में, तो हमारा क्रोमेट बन जाता है, सोडियम क्रोमेट बन जाता है यहाँ पे। और ये सोडियम क्रोमेट का येलो सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट बनता है। इसको हम फिल्टर कर लेते हैं, फिर इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं। इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं, फिर इससे हमारा ऑरेंज सोडियम डाइक्रोमेट बनता है। फिर इससे हमारा ऑरेंज सोडियम डाइक्रोमेट बनता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा क्रोमाइट और है। क्रोमाइट और से क्रोमाइट और रिएक्शन करता है Na2CO3 से, और फिर उससे बनता है हमारा सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट बनता है। और फिर हमारा ये सोडियम डाइक्रोमेट है, ये H2SO4 यानी कि एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करके हमारा सोडियम क्रोमेट बनता है। और ये एसिड से रिएक्ट करके हमारा सोडियम डाइक्रोमेट बनाता है। तो ये है हमारा प्रोसेस। तो और येलो कलर का इसमें सोडियम क्रोमेट होता है, और ऑरेंज कलर का इसमें सोडियम डाइक्रोमेट होता है। तो ये बात है। नाउ सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट। जो सोडियम डाइक्रोमेट होता है ना, ये ज्यादा सॉल्युबल होता है देन पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये याद करने की बात है। नाउ द लेटर इज देयरफॉर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट विद पोटेशियम क्लोराइड। अब हमें अगर पोटेशियम अगर हमें बनाना है पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक तो पोटेशियम डाइक्रोमेट ही तो है, सोडियम डाइक्रोमेट थोड़ी है। तो उसको हम कैसे बनाएंगे? हमारा तो सोडियम डाइक्रोमेट बना है, तो उसके हम KCl से रिएक्शन करा देंगे, जिससे हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। ऑरेंज क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टल्स आउट। तो इस तरह हमारे ऑरेंज क्रिस्टल निकल जाएंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट के। नाउ हमें क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन के स्ट्रक्चर दे रखे हैं। ये क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल। और ये टेट्राहेड्रल, ये डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारा CrO Cr बॉन्ड एंगल जो होता है वो 126 डिग्री का होता है। 126 डिग्री है, यहाँ पे दिख भी रहा है आपको। नाउ सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट्स आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब सोडियम और पोटेशियम के जो डाइक्रोमेट होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, यानी कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। और जो सोडियम सॉल्ट है, इनकी ग्रेट सॉल्युबिलिटी होती है इन वाटर। ये वाटर में काफी अच्छे से सॉल्युबल होते हैं। नाउ जो पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक, ये ठीक है। इन एसिडिक सॉल्यूशन इट्स ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोस। ये तो इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर बता रखा है यहाँ पे रिएक्शन में। ये क्या करता है? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ये ऑक्सीडाइज करता है आयोडाइड को आयोडीन में, सल्फाइड को सल्फर में, Tin+2 को Tin+4 में, Iron+2 को Iron+3 में। तो इस तरह से ये सबको ऑक्सीडाइज कर देता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा? कि एक तो ये लेदर इंडस्ट्री में यूज आता है, और ये हमारा लेदर इंडस्ट्री में यूज आता है। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको बनाते कैसे हैं? सबसे पहले हम क्रोमाइट और लेते हैं। क्रोमाइट और जो है वो Na2CO3 से रिएक्शन करके हमारा क्रोमेट बनाता है, और सोडियम क्रोमेट। फिर सोडियम क्रोमेट हमारा H+ की प्रेजेंस में सोडियम डाइक्रोमेट बनाता है, जो कि ऑरेंज कलर का होता है। और फिर ये ऑरेंज कलर का सोडियम डाइक्रोमेट जो है, इसको हम KCl से रिएक्शन कराते हैं, और फिर ये हमारा ऑरेंज क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारा निकल जाता है। और फिर हम ये क्रोमेट आयन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखा, और इसका डाइक्रोमेट का देखा, जिसमें 126 डिग्री बॉन्ड एंगल था CrO Cr में। नाउ सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। द सोडियम सॉल्ट हैज अ ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ये हमने देख ही लिया। और हमने इसका फिर एसिडिक एक्शन देख लिया कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एक तरह से। नाउ
नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ये कैसे बनता है? बाय फ्यूजन ऑफ MnO2 विद एन अल्कली। अल्कली कुछ भी होता है, जैसे KOH हमें हमने यहाँ इस रिएक्शन में लिया है। तो MnO2 की रिएक्शन में हम एक अल्कली से कराते हैं, जैसे मेटल हाइड्रोक्साइड से, एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3। तो इससे हम रिएक्शन कराते हैं। दिस प्रोड्यूसेस द डार्क ग्रीन K2MnO4। K2MnO4 क्या होता है? मैग्नेट होता है, और हम क्या बना रहे हैं? पर मैग्नेट। तो पहले पर मैग्नेट बनता है, सॉरी, पहले मैग्नेट बनता है, फिर उसके बाद हमारा पर मैग्नेट बनता है। तो MnO2 की रिएक्शन अगर हम KOH से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो हमारा K2MnO4 बनेगा, जिसको हम मैग्नेट बोलते हैं, विच डिस्प्रपोर्शनेट इन अ न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन टू गिव पर मैग्नेट। जो कि डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है एसिडिक या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन में टू गिव पर मैग्नेट। तो ये रिएक्शन होती है। और कॉमर्शियल ये रिएक्शन हमें यहाँ पे दे भी रखी है, इस तरह से ये रिएक्शन होती है। नाउ commercially it is prepared by the alkaline oxidative fusion of MnO2 by following by the electrolytic oxidation of manganate 6। तो कॉमर्शियली जो है ये बनाया जाता है अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2। तो MnO2 का हम ऑक्सीडेटिव फ्यूजन कर देते हैं इसका इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। हम इसको फ्यूज कर देते हैं KOH से, जिससे हमारा मैग्नेट आयन बनता है। फिर हम मैग्नेट आयन का इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं, जिससे हमारा पर मैग्नेट आयन बन जाता है। तो ये भी एक तरीका है, इसको कॉमर्शियली यूज करते हैं हम। नाउ पोटेशियम पर मैग्नेट फॉर्म डार्क पर्पल almost black crystals which are isostructural to with those of KClO4। तो ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होते हैं ना, ये डार्क ब्लैक कलर के पर्पल, डार्क पर्पल ऑलमोस्ट ब्लैक क्रिस्टल बनाते हैं ये। बट व्हेन हीटेड इट डिकम्पोजेस एट रुको। तो ये जो हमारे है, ये परमैंगनेट है हमारा, ये हमारा टूट के मैग्नेट और बनाता है एक डार्क ब्लैक स्ट्रक्चर, जिसका नाम होता है पायरोलूसाइड। ये MnO2 जो है, इसका नाम होता है पायरोलूसाइड। ये ब्लैक कलर का होता है। एंड दिस ये सॉल्ट जो होता है, ये नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर। ये जो पायरोलूसाइड होता है ना, ये सॉल्युबल नहीं होता वाटर में। नाउ द मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल। द जो हमारे जो मैग्नेट और पर मैग्नेट आयंस होते हैं ना, ये टेट्राहेड्रल होते हैं। इनमें पाई बॉन्डिंग होती है, टेक्स प्लेस बाय ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद d ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज। तो इस तरह से इनमें पाई बॉन्डिंग हो जाती है। जो ग्रीन मैग्नेट है, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। जो मैग्नेट आयन होते हैं वो तो पैरामैग्नेटिक होते हैं बिकॉज ऑफ वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। लेकिन जो हमारे पर मैग्नेट होते हैं ना, वो हमारे डायामैग्नेटिक होते हैं ड्यू टू नो इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसलिए। अब एसिडिफाइड पर मैग्नेट सॉल्यूशन ऑक्सीडाइज ऑक्सीलेट्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। इसका ये भी एसिडिफाई कर देता है चीज़ों को। एसिडिक मतलब उनको एसिडिफाई कर देता है एक तरह से, मतलब उनको एक तरह से ऑक्सीडाइज कर देता है। एसिडिफाइड, सॉरी, मतलब एसिडिफाइड जो परमैंगनेट होता है ना, एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन, ये ऑक्सीडाइज करता है ऑक्सीलेट्स को कार्बन डाइऑक्साइड में, Fe+2 को Fe+3 में, नाइट्राइड्स को नाइट्रेट्स में, एंड आयोडाइड्स को आयोडीन में। तो इस तरह से इसका ऑक्सीडेशन नेचर होता है। तो यही इसमें बाकी दे रखा है। बाकी तो ये रिएक्शन है कि इसे इसमें I- को इन्होंने I2 में चेंज कर दिया। MnO4- मतलब कि पर मैग्नेट आयन, MnO4- पर मैग्नेट आयन होता है उसकी प्रेजेंस में, पर मैग्नेट की प्रेजेंस में। इसमें ऑक्सीलेट को इन्होंने CO2 में चेंज कर दिया। इन्होंने H2S को S-2 में चेंज कर दिया। SO3- को SO4- में चेंज कर दिया। सब इस तरह से सबको ऑक्सीडाइज कर जा रहे हैं। NO2- को NO3- में चेंज कर दिया। तो ये इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करने का नेचर। नाउ अ न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन सॉल्यूशन, अ नोटेबल रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन टू आयोडेट। तो जो MnO4- होता है ना, ये एल्कलाइन मीडियम में कैसी रिएक्शन शो करता है? न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन, लाइटली अल्कलाइन मीडियम में। तो वो हम देखते हैं, जो MnO4- है, ये परमैंगनेट आयन, मतलब ये I- को IO3- में चेंज कर देता है, और S2O3- को SO4- में चेंज कर देता है, और हमारे H2O को H+ में इसमें चेंज कर देता है। तो ये इसका नेचर होता है। तो इसी के साथ हमारा डी ब्लॉक जो है वो कंप्लीट हो गया। ये पार्ट 1 था वीडियो का। हम सेकंड पार्ट में एफ ब्लॉक डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।
एंड ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए जुड़े जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच गाइज़।